दो बैंकर, एक यहूदी अमेरिकी और एक जापानी 1904 में मिले और उनका लक्ष्य संपूर्ण रूसी साम्राज्य को खत्म करना था। और सिर्फ 18 महीने बाद रूस ने वास्तव में आत्मसमर्पण कर दिया था। जापान जीत गया था और उस यहूदी बैंकर को अच्छा मीठा बदला मिला। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये वित्त के बारे में है, क्षण के बारे में है। बंधन और शांत शक्ति ने इतिहास की धारा को पुनः आकार दिया। यह कहानी दो बैंकरों की है। रूस और जापान को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी कहानी 1904 में शुरू होती है। कोई चेतावनी नहीं थी, युद्ध की कोई औपचारिक घोषणा नहीं थी। जापानी एडमिरल ने अपने बेटे को आगे बढ़ने का आदेश दिया। पोर्ट आर्थर में रूसी स्क्वाड्रन पर एक आश्चर्यजनक हमला। इस हमले में कई रूसी जहाज क्षतिग्रस्त हो गए तथा शेष बंदरगाह के अंदर फंस गए। जापान ने पोर्ट आर्थर पर नौसैनिक नाकाबंदी कर दी थी। किसी भी रूसी प्रशांत बेड़े को युद्धाभ्यास की स्वतंत्रता से वंचित करना। जापान ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाया। वे जानते थे कि जितना अधिक विलंब होगा उतना ही अधिक शत्रुओं को नुकसान होगा। समुद्र पर नियंत्रण। आप देखिए, उन्होंने उनका अध्ययन किया। यदि पश्चिम से अतिरिक्त सैन्य बल आ गया तो इससे किसी भी लैंडिंग को सफल होने से रोका जा सकता है। इसलिए मार्च तक उन्होंने मुख्य भूमि एशिया पर सैनिकों को उतारना शुरू कर दिया था। रूस की विशाल संख्या के सामने उसके पराजित होने का खतरा उतना ही अधिक था। पहली सेना तेजी से और गुप्त की रूप से आगे बढ़ी। जब यह जापान से कोरियाई प्रायद्वीप तक पहुंचा, योजना स्पष्ट थी। कोरिया से होते हुए उत्तर की ओर रूस के कब्जे वाले मंचूरिया तक आगे बढ़ना और फिर जमकर लड़ाई और हर कीमत पर जीतना था। इसके तुरंत बाद पहली जमीनी लड़ाई शुरू हुई। कई दिनों की खूनी और भीषण लड़ाई के बाद जापानी सेना ने रूसियों को हरा दिया। और यह दो सैन्य शक्तियों के बीच युद्ध का मैदान मात्र नहीं, यह कई पीढ़ियों में पहली बार था कि किसी एशियाई आधुनिक युद्ध में एक यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था। लेकिन देखिए, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि दोनों देशों ने अब अपनी पूरी ताकत जुटा ली है। युद्ध जल्दी नहीं होगा। दोनों पक्ष एक लंबे और महंगे संघर्ष के लिए तैयार हैं। पूर्वी एशिया पर नियंत्रण का निर्णय करेगा। जापानियों ने खुदाई करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली और इस बीच रूसियों को सैन्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एकल ट्रैक वाला ट्रांस साइबेरियन रेलवे एकमात्र था सुदूर पूर्व तक सैनिकों और रसद के परिवहन का साधन। लेकिन अंततः वे आ गए और जापान उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सका। इससे अवसर की खिड़की खो गई और उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। अब जबकि रूस जापान युद्ध की रणनीति और लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, इसका वित्त पोषण ही अंततः इसके परिणाम को आकार देने वाला था। आप देखिए, पर्दे के पीछे जापान की युद्ध करने की क्षमता सिर्फ उसकी सेनाओं या बेड़े पर ही निर्भर नहीं थी, यह उसकी वित्तीय प्रणालियों पर निर्भर था। उस प्रणाली के केंद्र में जापान का केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ जापान था। बैंक ऑफ जापान ने पहले ही जापान के तेजी से आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुछ ही दशकों में इसने देश को सामंती अभिजात वर्ग से औद्योगिक महाशक्ति में बदलने में मदद की। यद्यपि आधिकारिक तौर पर यह एक निजी संस्थान था, लेकिन इसका संचालन सरकार के अधीन था और नियंत्रण 1883 में इसे देश की मुद्रा आपूर्ति पर एकाधिकार प्रदान किया गया। इसकी संरचना और नियम ब्रिटिश बैंकिंग प्रथाओं पर आधारित थे। 1885 में इसने जापान का पहला राष्ट्रीय बैंक नोट जारी किया और सिर्फ 2 साल बाद जापान ने स्वर्ण मानक अपनाया। अब यह एक तीव्र परिवर्तन था और इसने जापानी वित्तीय लेन देन को संभव बनाया। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त करने और सक्षम बनाने के लिए किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन उधार लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन सुधारों ने जापान के लिए वित्त पोषण का आधार तैयार किया। आधुनिक युद्ध, मजबूत मौद्रिक नियंत्रण और वैश्विक क्षण तक पहुंच के बिना भूमि और समुद्र पर जापान के अभियान विफल हो गए होते। लेकिन इस युद्ध में बैंक ऑफ जापान को अपनी असली ताकत दिखाने का मौका मिलेगा और इस हमले का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ताकाहाशी कोरेक्यो था। उस समय जापान के सबसे कुशल वित्तीय दिमागों में से एक। जापान का युद्ध सैन्य दृष्टि से तो ठीक चल रहा था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से वह संकट में था। ताकाहाशी विश्व भ्रमण पर थे। वो किसी भी तरह से इस युद्ध को वित्तपोषित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे केवल बंद दरवाजे ही मिले। आप देखिए, बहुत छोटी उम्र से ही ताकाहाशिको ने खुद को सफलता के लिए तैयार कर लिया था। उन्होंने अंग्रेजी का व्यापक अध्ययन किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी भाषा प्रवाह में सुधार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी समय बिताया। उनका प्रारंभिक कैरियर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने लंदन में बैंकों के लिए काम किया। उन्होंने भारत चीन संबंधों और जापान के वित्त व शिक्षा मंत्रालय में अहम भूमिका निभाई। एक समय तो उन्होंने पेरू में चांदी खनन उद्यम का प्रबंधन करने के लिए जापान को पूरी तरह से छोड़ दिया। अब वह परियोजना अंततः विफल हो गई, लेकिन यह झटका लंबे समय तक उनके दिमाग में नहीं रहा, क्योंकि उनकी सरकार चाहती थी कि वह बैंक ऑफ जापान के उपाध्यक्ष के रूप में पुनः सेवा करें। इसी भूमिका में उन्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भेजा गया था। जापान के बढ़ते सैन्य बजट के लिए वित्तीय सहायता
सुनिश्चित करने के लिए, और जब रूस के साथ युद्ध शुरू हुआ वह इस बात पर पूरी तरह केंद्रित थे कि वह इससे लड़ने में सक्षम हो। उनके मिशन ने उन्हें सचिव फाई तक यात्रा कराई, पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर ब्रिटेन। वो जापान की युद्ध मशीन को चालू रखने के लिए एक विदेशी हड्डियों को सुरक्षित करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि वित्त पोषण के लिए उनके अनुरोधों पर हमेशा कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। उन्होंने जापान के समर्थन के लिए बैंकों को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता न मिलने पर घर लौटने की सोचने लगे। तभी उनकी मुलाकात जैकब शिफ से हुई। देखिए, शिफ दुनिया के सबसे प्रभावशाली बैंकरों में से एक थे। वो प्रमुख अमेरिकी निवेश फर्म कून लोब एंड कंपनी से आगे थे और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर उनका बहुत प्रभाव था। अब दोनों व्यक्ति अप्रैल 1904 में लंदन में एक आधिकारिक रात्रि भोज में मिले थे। आप देखिए, जब ताकाहाशी शिफ से अपने डर के बारे में बात कर रहा था तो वह हताश और निराश था। बिना हण के जापान का युद्ध रुक सकता था। अब शिफ ने ताकाहाशी की बात ध्यान से सुनी, ध्यान से। लेकिन आप देखिए, जैकब शिफ के पास परवाह करने के अपने कारण थे। शिफ व्यक्तिगत रूप से रूसी सम्राट निकोलस सार द्वितीय से घृणा करते थे। देखिए, 1 साल पहले ही रूस में हिंसक यहूदी विरोधी नरसंहारों की लहर देखी गई थी। इनमें से सबसे कुख्यात किश्नीव में था। इन राज्य द्वारा सहन किए गए नरसंहारों को बलपूर्वक हजारों यहूदी लोगों को रूसी साम्राज्य से भागने पर मजबूर होना पड़ा। शिफ स्वयं यहूदी थे और उन्होंने अपने लोगों की पीड़ा को गहरे क्रोध के साथ देखा था। उन्होंने जापान में सिर्फ व्यापारिक अवसर से कहीं अधिक देखा। उसने बदला लेने का मौका देखा, इसलिए शिफ मदद करने के लिए तैयार हो गया और अंततः वह जापान के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोगियों में से एक बन गए। उनका नाम जापान के लिए अमेरिकी और यूरोपीय बाजारों से आवश्यक पूंजी का द्वार खोल देगा। अपनी फर्म कून लोएब एंड कंपनी के माध्यम से काम करते हुए शिफ ने 1904 में अमेरिकी बाजारों से जापान को 200 मिलियन के चौंकाने वाले जुटाने में मदद की। उस समय यह धनराशि अविश्वसनीय थी। आज यह राशि अरबों और अरबों डॉलर के बराबर होगी। इस आकार ने वैश्विक वित्तीय समुदाय को चौंका दिया। मेरा मतलब है, इस ब्रांड ने जापान के कुल युद्ध खर्च का आधा हिस्सा कवर किया। यह जापान को दिया गया पहला बड़ा वॉल स्ट्रीट ट्रांड भी था। अपने स्वयं के पूंजी निवेश से परे शिफ ने वॉल स्ट्रीट के शक्तिशाली सहयोगियों को भी इसमें शामिल होने के लिए राजी किया। इसमें फर्स्ट नेशनल बैंक और नेशनल सिटी बैंक जैसे बड़े नाम शामिल थे। जैकब शिफ की विश्वसनीयता ने उन दरवाजों को खोल दिया जो कुछ हफ्ते पहले तक ताकाहाशी के लिए बंद थे। उन्होंने ताकाहाशी से कहा कि वे अपनी सरकार से युद्ध प्रयासों को दोगुना करने और पैसे की चिंता न करने के लिए कहें। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने उम्मीद की थी कि जापान की जीत जारवादी शासन को स्थायी रूप से कमजोर या नष्ट कर देगी। दुनिया के दूसरी ओर युद्ध पूरी तरह से चल रहा था। विदेशी पूंजी के अचानक प्रवाह के कारण जापान की सेना अब अपनी गतिविधियों को तेजी और पैमाने के साथ बढ़ा सकती थी। मई 1904 में दूसरी सेना क्वांटुंग प्रायद्वीप पर उतरी। यह बल वहां तैनात रूसी सैनिकों की तुलना में बहुत बड़ा था। उन्होंने किलेबंद रूसी स्थानों पर हमला किया और नानशान की लड़ाई में एक बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने पोर्ट आर्थर को मंचूरिया में बाकी रूसी बलों से काट दिया। लगभग उसी समय 2 और जापानी डिवीजन कोरिया के पूर्वी तट पर उतरे, जिससे तीसरी सेना का गठन हुआ। वे पोर्ट आर्थर पर कब्जा करने के आदेश के साथ दक्षिण की ओर बढ़े। दूसरा डिवीजन जल्द ही उनके पीछे आया, जिससे चौथी सेना का गठन हुआ। यह मंचूरिया के तट पर और ऊपर उतरा ताकि लाभ को और बढ़ाया जा सके। अब जापान ने भारी जनशक्ति और गति के साथ एक बहुआयामी हमला समन्वित करने का लक्ष्य रखा था और मई के अंत तक जापानी बल ने पोर्ट आर्थर को घेर लिया। यह घेराबंदी युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण बन गई। देखिए, जहां जापान नई फंडिंग और सैन्य लाभ के साथ आगे बढ़ रहा था, वहीं रूस वित्तीय थकावट के बोझ तले दब रहा था। युद्ध शुरू होने से पहले ही साम्राज्य की अर्थव्यवस्था संकट में थी। 1900 के अंत तक रूस का संतुलित बजट पहले ही गिरने लगा था। प्रणाली पहले से ही अपनी सीमा तक खिंच चुकी थी और खजाना गहरे संकट का सामना कर रहा था। जब युद्ध आया तो रूस के पास बहुत कम विकल्प थे। वे या तो पैसा छाप सकते थे और मुद्रास्फीति का जोखिम उठा सकते थे, या उच्च ब्याज पर विदेशी बाजारों से ऋण ले सकते थे। मेरा मतलब है, इनमें से कोई भी विकल्प व्यावहारिक नहीं लग रहा था। जैसे जैसे संघर्ष लंबा खिंचता गया, रूस की सैन्य असफलताएं उसकी वित्तीय असफलताओं की तरह ही थीं। 1905 में पोर्ट आर्थर आखिरकार एक लंबे और महंगे घेराबंदी के बाद हार गया। हालांकि इस हार के बावजूद रूसी सुदृढ़ीकरण पूरी ताकत से पहुंच गए थे। रूसी सेना ने एक बड़े जवाबी हमले के लिए पुनर्गठन किया। युद्ध की अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई मुकडेन में शुरू होगी। वहां 3,30,000 पुरुषों और 1500 से अधिक तोपों वाली 3 रूसी सेनाओं ने 2,70,000 पुरुषों और 1,000 से अधिक तोपों वाली 3 जापानी सेनाओं का सामना किया।
लेकिन इन संख्याओं के बावजूद जापानी आगे बढ़े और मुकुडेन शहर जापान के हाथों में आ गया। यह तब हुआ जब जापान ने पहले ही समुद्र में एक शानदार जीत हासिल कर ली थी। जापानी नौसेना ने एक ही लड़ाई में रूस के बाल्टिक बेड़े का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया। मेरा मतलब है भूमि और समुद्र दोनों पर यह हार रूस के लिए विनाशकारी थी। घर पर अशांति और बढ़ रही थी। रूसी शहरों में विरोध और हड़तालें फैल गईं। जार को हर तरफ से भारी दबाव का सामना करना पड़ा। मेरा मतलब है जापान ने निर्णायक रूप से जीत हासिल की थी। जार के पास शांति के लिए समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युद्ध आधिकारिक तौर पर सितंबर 1905 में पोर्ट्समाउथ की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो जैकब शिफ और ताकाहाशी के बीच उस भाग्यशाली बैठक के सिर्फ 18 महीने बाद हुआ। जापान स्पष्ट विजेता के रूप में उभरा। इसने लियाओडोंग प्रायद्वीप और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोर्ट आर्थर पर नियंत्रण प्राप्त किया। लेकिन केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा आर्थिक संपत्ति भी हासिल किया, और वह था साउथ मंचूरियन रेलवे, जो क्षेत्र को एशिया के गहरे हिस्सों से जोड़ता था। एक अतिरिक्त बोनस के रूप में जापान ने सखालिन द्वीप के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा कर लिया। रूस ने दक्षिणी मंचूरिया से हटने पर सहमति व्यक्त की, जिसे बाद में चीन को लौटा दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब कोरिया पर जापान का नियंत्रण औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो गया, जो एक साम्राज्यवादी शक्ति बनने की उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम था। संधि संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुई थी। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभाई। बाद में उन्हें शांति स्थापित करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह का सम्मान पाने वाले पहले अमेरिकी बने। यह युद्ध वैश्विक शक्ति संतुलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आधुनिक इतिहास में पहली बार एक एशियाई राष्ट्र ने न केवल एक यूरोपीय साम्राज्य के साथ बराबरी की, बल्कि उसे हराया भी। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जिसमें पूर्व पश्चिम को समान स्तर पर चुनौती दे सकता था। जापान की रूस पर जीत ने दुनिया को चौंका दिया। इसने संकेत दिया कि अब पश्चिम ने जापान को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था। इस जीत के साथ जापान ने महान शक्तियों के बीच अपनी जगह सुनिश्चित कर ली, और यह सब उन वित्तीय विशेषज्ञों के शांत काम की बदौलत था, जिनके पास कुछ देशों की जीडीपी से भी अधिक धनराशि को स्थानांतरित करने की क्षमता थी। जैकब शिफ से बड़ा कोई नहीं था। जापान के लिए महत्वपूर्ण युद्ध क्षण सुरक्षित करने में उनकी भूमिका ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। उनके योगदान के सम्मान में शिफ को जापान आमंत्रित किया गया, और सम्राट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया, जो विदेशियों को शायद ही कभी दिया जाता था। वह इतिहास में पहले गैर जापानी व्यक्ति बने जिन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। लेकिन यह इस गाथा में उनकी भागीदारी का अंत नहीं था। देखिए, रूस की युद्ध में हार ने देश में बड़े पैमाने पर अशांति को जन्म दिया। एक एशियाई शक्ति से हारने के अपमान ने उनके सम्राट में जनता के विश्वास को तोड़ दिया। यह असंतोष पहले से ही आर्थिक असमानता, राजनीतिक दमन और व्यापक गरीबी के कारण उबल रहा था। ये हार उस बारूद के ढेर को चिंगारी देने का काम कर गई। देखिए, इसके बाद एक क्रांति हुई। हजारों लोग खूनी दमन और सड़कों पर लड़ाई में मारे गए जार को सीमित सुधार करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन यह लंबे समय में राजशाही को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। जारवादी व्यवस्था में दरारें स्थायी हो गईं। 10 साल बाद विश्व युद्ध हुआ, और सभी ने इस युद्ध से गलत सबक सीखे। रूस युद्ध को भी नहीं झेल पाया, और ये दरारें 1917 की अक्टूबर क्रांति में पूरी तरह खुल गईं। कहा जाता है कि यहाँ फिर से हमें जैकब शिफ की छाया दिखाई देती है। उनका नाम पहले से ही राजनीतिक हलकों में फुसफुसाया जा रहा था। अब रूस के विघटन के पीछे एक ताकत के रूप में यह व्यापक रूप से माना जाने लगा कि शिफ ने रूसी क्रांतिकारियों को वित्तीय सहायता दी। तो जब 1917 की फरवरी क्रांति ने आखिरकार रोमानोव्स को गिरा दिया, शिफ ने इसे लंबे समय से प्रतीक्षित न्याय के रूप में देखा, और कुछ ही महीनों बाद बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और रूस को एक गृह युद्ध में धकेल दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। जार निकोलस को खुद एक क्रूर अंत का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें और उनके परिवार को बोल्शेविक बलों द्वारा मार दिया गया। जैकब शिफ ने कथित तौर पर बोल्शेविकों को सत्ता हासिल करने में मदद की, उन्हें बोल्शेविज्म की जीत के लिए 20 मिलियन की राशि दी। जहां तक ताकाहाशी कोरेकियो की बात है, युद्ध में उनकी भूमिका उनके विरासत का मुख्य आकर्षण भी नहीं थी। वह जापान के बैंक के 7वें अध्यक्ष बने, और सिर्फ 2 साल बाद वह जापान के वित्त मंत्री बने, एक पद जिसे उन्होंने 6 बार संभाला, और 1921 में उन्हें देश का प्रधानमंत्री चुना गया। मेरा मतलब है, ताकाहाशी ने जापान के आर्थिक आधुनिकीकरण को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी साहसी और असामान्य नीतियां बाद में देश को महामंदी से जल्दी उबरने में मदद करेंगी। आर्थिक हलकों में सार्वजनिक खर्च और मौद्रिक सहजता के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें केन्स से पहले केन्स के रूप में ख्याति दिलाई। अब ताकाहाशी की विरासत कुछ त्रासदी के साथ समाप्त होगी। जापानी साम्राज्यवाद के खिलाफ उनकी मुखरता और सेना की मांगों के आगे झुकने से इनकार ने उन्हें एक बड़ा निशाना बना दिया। फरवरी 1936 में
ताकाहाशी को दक्षिणपंथी अधिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई, जो जापान के भविष्य पर नियंत्रण पाने के लिए दृढ़ थे। उनकी मृत्यु ने जापान के लोकतंत्र के प्रयोग के अंत और फांसीवाद में उसके पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। दो असामान्य बैंकर, एक जापानी और एक यहूदी अमेरिकी ने वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से आकार दिया। एक ऐसा प्रयास जो गोलियों या संगीनों से नहीं बल्कि सोने बांड और इस समझ से किया गया कि युद्ध क्षेत्र पर नहीं बल्कि वित्त के शांत कोनों में जीते जाते हैं। जैसा कि यह पता चलता है, यहाँ तक कि साम्राज्यों का भाग्य भी एक चेक पर हस्ताक्षर जैसी साधारण चीज पर निर्भर हो सकता है। ये सोचने में अजीब लगता है कि रूस पर जापान की चौंकाने वाली जीत उसकी महान शक्ति के रूप में उभरने और यहाँ तक कि जार के पतन के पीछे ऐसे वित्तीय विशेषज्ञ थे जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी नहीं जानते थे, जबकि जनरल सुर्खियां बनाते हैं। यह दो बैंकर और एक संयोगपूर्ण मुलाकात थी। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को लाइक करें।